सास की सहेली बनी बहू। माया की नई नई बहू आई हुई है। माया ने अपनी सभी सहेलियों को बहू से मिलने के लिए बुलाया हुआ था और सब बातें कर रहे हैं। तभी अचानक गोमती कहती है, वो सब तो ठीक है माया, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। तेरा बेटा तो इतना गोरा है और तू इतनी काली बहू लेकर आई है। अरे तुझे तो अच्छी बहू मिल जाती, फिर ये काली बहू। गोमती की इस बात ने अचानक सभी को शॉक में डाल दिया और तभी माया बोली, देख गोमती, तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से लोग तुझे अपने घर के किसी फंक्शन में नहीं बुलाते। अरे मेरी बहू मुझे अच्छी लग रही है, मेरे बेटे को अच्छी लग रही है, तो तुझे उसकी बुराई करने का क्या हक बनता है? ये मेरे घर का मामला है, अगर तू बीच में ना बोले तो ही ज्यादा अच्छा है। माया बिल्कुल ठीक कह रही है गोमती। अरे तू किसी के घर जा रही है तो कम से कम अपना मुंह बंद करके बैठना सीख जा। अगर यही हाल रहा तो जो 2-4 लोग तुझे पूछ रहे हैं ना, वो भी तुझे पूछना बंद कर देंगे और हर कोई तुझसे अपने दांते तोड़ लेगा। गोमती को उन लोगों की ये बात बहुत बुरी लगती है और वो वहाँ से अपने घर आ जाती है और अपने पति को सारी बातें बताती है। पता नहीं जी, लोगों को सच सुनना क्यों नहीं पसंद है। मैं तो सच ही कहती हूँ, लेकिन पता नहीं लोगों को इतना बुरा क्यों लग जाता है। सही कहते हैं लोग, सच हमेशा कड़वा होता है, इसलिए आजकल के जमाने में लोग लोगों के मुंह पर झूठी तारीफ करते हैं। ये सब सुनकर गोमती का पति उसे समझाते हुए कहते हैं, गोमती, इसमें उनकी गलती नहीं है। अगर तुम्हें किसी की कोई बात पसंद नहीं आती है तो उसे इस तरह कहना समझदारी नहीं है। तुम्हें कितनी बार समझाया है कि अपनी इस आदत को बदल लो, पर तुम हो कि समझती ही नहीं। हर जगह अपनी राय मत दिया करो, कभी कभी चुप रहने में ही समझदारी होती है। तुम हर जगह बोलने लग जाती हो और अपनी राय देने लगती हो, तभी तुम्हारा दोस्त नहीं है। अजी आप तो रहने ही दीजिए, मुझे अपने जीवन में ऐसे दोस्त चाहिए भी नहीं जिन्हें सच्ची बातों का भी बुरा लग जाए। ऐसा कहकर गोमती गुस्से से अंदर चली जाती है। दरअसल गोमती हमेशा ही लोगों के बीच किसी न किसी के बारे में कुछ बुरा कह दिया करती थी, जो बात सभी को बुरी लगती थी। इसीलिए गोमती की कोई सहेली नहीं थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। अब गोमती ने अपने बेटे विशाल की शादी प्रियंका से करवा दी। आज प्रियंका का अपने ससुराल में पहला दिन था। प्रियंका ने सबके लिए खाना बनाया और खाने के साथ हलवा भी। हलवा खाकर प्रियंका के ससुर बोले, अरे वाह बहू, तुमने तो बहुत अच्छा खाना बनाया है। ये बात सुनकर गोमती बोली, लेकिन हलवा तो अच्छा नहीं बनाना, न शक्कर का पता चल रहा है, न सूजी अच्छी तरह से भुनी है। ये बात सुनकर प्रियंका को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। अगले दिन प्रियंका साड़ी पहनकर बाहर आती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी देखिए ना, ये साड़ी मुझ पर कैसी लग रही है। गोमती ध्यान से प्रियंका को देखती है और कहती है, साड़ी तो बहुत अच्छी है बहू, लेकिन ये कलर तुझ पर बिल्कुल नहीं खिल रहा। तू तो ये साड़ी किसी और को दे दे। प्रियंका को अपनी सास की ये बात बहुत बुरी लगती है और वो अपने कमरे में जाकर कपड़े चेंज कर लेती है। साथ ही वो मन में सोचती है, सासू माँ का नेचर कुछ अजीब ही लगता है मुझे। ये हर बात को इतनी सीधे सीधे क्यों कह देती हैं? क्या इन्हें किसी को बुरा लग जाने की कोई परवाह नहीं है? ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन प्रियंका अपनी सास के साथ उनकी सहेली की बहू की बर्थडे पार्टी में जाती है। प्रियंका और उसकी सास सभी के बीच में खड़े होकर बातें कर रही थी। तभी गोमती की एक सहेली कहती है, गोमती तो शिप्रा क्या कथा में क्यों नहीं आई? सभी सहेलियां तेरा इंतजार कर रही थी। सहेलियां? मेरी सहेली कोई है कहाँ पूनम, हर किसी को बस मेरी बात ही बुरी लगती है, इसलिए मैं जानबूझकर नहीं आई। गोमती ऐसा कहते हुए बहुत अकेला महसूस कर रही थी और ये बात प्रियंका समझ चुकी थी। प्रियंका घर आई और अपने पति से बोली, विशाल मुझे एक बात जाननी है कि माँ जी दूसरों के सामने सीधे सीधे कुछ भी बुरा भला कह देती हैं। क्या यही वजह है कि लोग माँ जी को पसंद नहीं करते और उनकी कोई भी सहेली नहीं है? हाँ प्रियंका, तुम सही समझी। माँ हमेशा से ऐसी नहीं थी। पहले माँ का स्वभाव बहुत अच्छा था, वो कभी किसी को कुछ बुरा नहीं कहती थी, लेकिन लोगों ने उनका बहुत गलत फायदा उठाया और उनकी बहुत बेइज्जती भी की। इसीलिए माँ ने अपना स्वभाव बदल दिया और धीरे धीरे उनकी जुबान की कड़वाहट की वजह से कोई भी उनकी सहेली नहीं बची। माँ बहुत अकेली है प्रियंका। अच्छा तो ऐसी बात है, मैं समझ गई विशाल। लेकिन अब आप माँ जी की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अब वो अकेली नहीं रहेंगी। उनकी कोई दोस्त नहीं है तो क्या हुआ, मैं उनकी दोस्त बनूंगी। शाम को प्रियंका अपनी सास को कॉफी देती है और उनके साथ खुद भी कॉफी पीने बैठ जाती है और कहती है, माँ जी जब से आई हूँ तब से देख रही हूँ आपने अपनी कोई सहेली नहीं बना रखी। माँ जी मुझे बताइए ना ऐसा क्यों? अरे क्या करूंगी ऐसी सहेलियों का जिन्हें मेरी बातों का बुरा ही लगता रहे। माँ जी आपकी इन बातों के पीछे होने वाली तकलीफ को मैं समझ सकती हूँ। आप मुझे बताइए कि आखिर बात क्या है, मैं आपकी मदद करूंगी। और हाँ, कोई और आपकी सहेली हो या ना हो, लेकिन आपकी बहू आपकी सहेली है, इसीलिए आप अपनी बहू पर पूरा भरोसा कर सकती हैं। अपनी बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर गोमती बहुत ही भावुक हो जाती है और कहती है, क्या बताऊं बहू,
पहले मेरा नेचर ऐसा नहीं था, लेकिन मेरी सहेलियां हमेशा मेरे सीधे होने का फायदा उठाती थी और बहुत बुरा भला कहती थी। इसीलिए मैंने लोगों को उल्टा जवाब देना शुरू कर दिया और फिर वो धीरे धीरे मेरी आदत बन गई। अब मैं इस आदत को छोड़ना भी चाहती हूँ तो छोड़ नहीं पाती हूँ। मुझे भी बुरा लगता है कि मेरी कोई सहेली नहीं है, लेकिन अब मैं क्या ही कर सकती हूँ। सासू माँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आज से हम दोनों पक्की सहेलियां हैं। और रही बात आपकी आदत की, तो धीरे धीरे करके वो मैं सुधार दूंगी, फिर आपकी भी बहुत सारी सहेलियां होंगी। अगले दिन प्रियंका गोमती की सभी सहेलियों को खाने पर बुलाती है। उन सबके लिए बहुत अच्छा खाना बनाती है, सभी को खाना परोसती है। खाना खाने के बाद सभी लोग बैठकर बातें करते हैं। तब प्रियंका कहती है, आप लोगों को पता है, माँ जी आप लोगों को बहुत याद करती। वो हमेशा कहती हैं कि मेरी सहेलियों जैसी सहेलियां बड़ी किस्मत से मिलती हैं। अच्छा, क्या गोमती सचमुच हमारे बारे में इतनी अच्छी बातें करती है? हाँ आंटी, और इतना ही नहीं, बल्कि सासू माँ तो ये भी कहती हैं कि अगर मैं अपनी सहेलियों को कभी कुछ बुरा बोल भी दूं तो वो कभी बुरा नहीं मानती। वो वर्ल्ड की बेस्ट सहेलियां हैं। प्रियंका की ये बात सुनकर गोमती की सभी सहेलियां बहुत खुश हो जाती हैं और वो गोमती से बड़े ही प्रेम से बात करने लग जाती हैं। उस दिन के बाद गोमती अपनी सहेलियों से बड़े प्रेम से मिलती, उसकी सहेलियां भी उससे बड़े प्रेम से मिलती। और अगर कभी गोमती के मुंह से कुछ ऐसी वैसी बात निकल भी जाती तो उसकी सहेलियां बुरा नहीं मानती। धीरे धीरे प्रियंका ने गोमती की सारी आदतें सुधार दी और इस तरह एक बहू ने अपनी सास की सहेली बनकर उसके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। और फिर पता है क्या हुआ? क्या हुआ बता। मैंने जैसे ही थैला खोला उसमें 3 आलू थे और कम से कम 5 लौकी। हैं? पर वो कैसे? अरे मैंने इन्हें कहा था कि 3 किलो आलू लाना और आधा किलो लौकी, पर ये वहां जाकर भूल गए और 3 किलो लौकी ले आए और आधा किलो आलू। बता, ऐसे हैं ये। कमाल ही हो गया ये तो। फिर तूने उन्हें कुछ कहा नहीं? कहती क्या, पहले तो मुझे समझ ही नहीं आया, फिर जब मैंने दिमाग लगाया तो समझ में आया कि भुलक्कड़ राम सब्जी गलत तौल से ले आए हैं। फिर जब मैंने इन्हें इनकी समझदारी बताई तो खुद भी हंसने लगे। अच्छा, फिर मैंने कहा कि अब आपने गलती की है तो इसका खामियाजा तो आपको भुगतना पड़ेगा। अच्छा, फिर तूने क्या करवाया जीजू से? मैंने कहा कि अब इतनी लौकी का क्या करें, तो खुद से ही बोले कि चलो लौकी की बर्फी बनाते हैं। और पता है, मैंने तो बहुत कम काम किया और सारी बर्फी इन्हीं से बनवाई। अरे वाह, तो कैसी बनी इतनी सारी लौकी की बर्फी? 1 नंबर की बकवास, एक पीस खाकर ही फेंकनी पड़ी सारी की सारी। इनका चेहरा तो बस देखने लायक था, घर में सब लोग इन पर हंसे ही जा रहे थे। ये है सुधा और उसकी बचपन की सहेली जया। सुधा की शादी 2 साल पहले सुरेश के साथ हुई थी। सुरेश अपनी माँ कमला और छोटे भाई जयेश के साथ रहता था। कई दिन बाद जब सुधा अपने माता पिता से मिलने अपने मायके आई तो उसके आने की खबर मिलते ही उसकी बचपन की सहेली जया भी उससे मिलने चली आई, जो उसी के मोहल्ले में रहती थी। दोनों बचपन की सहेलियां थी और एक दूसरे पर जान छिड़कती थी। उस दिन दोनों ने ढेर सारी बातें की और फिर जब जया अपने घर जाने लगी, अच्छा अब मैं चलती हूँ, 2 घंटे हो गए यार बात करते करते, बिल्कुल पता ही नहीं चला। चल अब तू भी आराम कर। अरे यार शिट, क्या हुआ? देख, तुझसे बतियाने में तुझे तेरा गिफ्ट देना तो भूल ही गई। है? मेरा गिफ्ट? पर किस खुशी में? अरे कुछ नहीं, मैंने जब सुरेश को तेरे बारे में बताया तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तेरे लिए कोई गिफ्ट लेकर जाऊं, तो बस मैंने ले लिया। ये देखना कैसे हैं। वाह, कितनी प्यारी इयररिंग्स है यार, कसम से अब ना मुझे तुझसे जलन हो रही है। जलन? पर क्यों? कितने प्यारे हस्बैंड मिले हैं तुझे यार, कितनी केयरिंग है। काश मेरी शादी उनसे हो गई होती। चल पगली, वैसे तेरे पास एक मौका है। हैं? क्या बोल रही है? अरे मैं अपने देवर जयेश की बात कर रही हूँ, वो बिल्कुल अपने भैया की कॉपी है और तेरे लिए एकदम परफेक्ट है। बोल, बात चलाऊं क्या? चल पगली, ओके बाय। जया शर्माते हुए वहां से चली गई। सुधा 1 हफ्ते के लिए अपने मायके आई थी और जया उससे रोज मिलने आती थी। और फिर जब सुधा के ससुराल वापस जाने का वक्त आया तब, क्या यार अब तू चली जाएगी, कितना मजा आया ना 6 दिन। हाँ यार, तेरे साथ 6 दिन कैसे बीते पता ही नहीं चला। साथ में शॉपिंग करना, गोलगप्पे खाना, सच में बचपन की सारी यादें ताजा हो गई यार। मुझे तेरी बहुत याद आएगी। हाँ मुझे भी। अच्छा सुन ना, तूने क्या सोचा फिर उस बारे में? किस बारे में? अरे पगली, शादी तो करेगी ना कहीं, तो मेरे ही घर आ जाना, मिलकर खूब मस्ती किया करेंगे। हैं? तू सच में कह रही थी क्या उस दिन? और नहीं तो क्या, तुझे क्या लगा मजाक कर रही हूँ मैं? और क्या, देख मेरी तो अरेंज मैरिज हुई थी, इसलिए मैं तो सुरेश को जानती भी नहीं थी, पर मेरी किस्मत देख कि मुझे कितने केयरिंग और लविंग हस्बैंड मिले। और भरोसा रख, जयेश भी वैसा ही है और मैं गारंटी दे रही हूँ उसकी। और वैसे भी अगर तू मेरी देवरानी बनकर आएगी तो सोचना
फिर तो मजा ही आ जाएगा, रोज शॉपिंग और रोज गोलगप्पे। एक बार सोचकर तो देख। पर कुछ नहीं। अरे मेरी देवरानी बन जाएगी तो जिंदगी भर साथ रहेंगे हम दोनों, एक घर में एक छत के नीचे। प्लीज हाँ बोल देना यार। अच्छा ठीक है बाबा, पर बात किससे करूं, कैसे करूं, मतलब कि अरे उस सब के लिए मैं हूं ना, तू बिल्कुल चिंता मत कर। इतना कहते ही सुधा ने खुशी में जया को जोर से गले लगा लिया। दोनों सहेलियां बहुत खुश थीं। उधर सुधा ने अपने ससुराल जाते ही अपनी सास कमला से जया के लिए बात की। पूरा परिवार जया के घर पहुंचा और जयेश को भी जया पसंद आ गई। चटमंगनी पट ब्याह होते ही जया अब सुधा की देवरानी बनकर उसके घर आ गई। दोनों सहेलियों का ससुराल अब एक था। और फिर सुधा अब तो तू खुश है ना, ले आ गई मैं तेरी देवरानी बनकर। पहली बात तो ये है कि ये तेरा और तू कहना बंद कर मुझे, और दूसरी बात मैं तेरी जेठानी हूँ, तो सबसे पहले तू पहले मेरे पैर छू। ये क्या कह रही है सुधा, क्या हो गया तुझे, समझ नहीं आता, पैर छू मेरे। सुधा के ये बदले तेवर देखकर जया हैरान रह गई थी, मगर वो मजबूर थी क्योंकि वो देवरानी थी और सुधा उसकी जेठानी। ऐसे में बेचारी जया आंखों में आंसू लेकर सुधा के पैर छूने के लिए जैसे ही झुकी तो सुधा ने फौरन उसके कंधे पकड़ लिए। ओए पगली, मजे ले रही थी तेरे, तू ना रुक जरा, अभी बताती हूँ जेठानी की बच्ची। सुधा ने जया के साथ ऐसा मजाक किया था कि एक बार को तो जया भी घबरा गई थी। फिर गुस्से में वो सुधा को मारने दौड़ी। उधर सुधा भी पूरे घर में भाग रही थी। जया ने सुधा को पकड़ लिया और फिर दोनों खुशी में जोर से गले लग गई, क्योंकि वो जानती थी कि अब वो जिंदगी भर साथ रहने वाली थी। अब तो वो दोनों हर वक्त साथ रहती, साथ काम करती और घंटों बातें किया करती। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद घर की डोरबेल बजी, जो इन दोनों सहेलियों के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं थी। कौन है, सुधा देखना जरा। मैं हूँ माँ। घर के मेन गेट पर नंदिनी खड़ी थी, जो सुरेश और जयेश की बड़ी बहन थी, और वो अपने साथ एक बड़ा सूटकेस लेकर आई थी। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। और फिर अरे नंदिनी, ऐसे अचानक, अब दामाद जी कहाँ हैं? वो नहीं आए और नहीं आएंगे, मैं घर वापस आ गई हूँ माँ। इतना कहते ही नंदिनी अपनी माँ कमला के गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। उसने एक सांस में अपनी माँ को सारी बात बता दी। तू चिंता मत कर, जब तक तू चाहे यहीं रह। कमला की बात सुनकर जया और सुधा एक दूसरे की शक्ल देखने लगी। शाम को रसोई में, ए सुधा सुनना, ये नंदिनी दीदी क्यों आई है? यार मुझे नहीं पता। अच्छा वैसे स्वभाव कैसा है इनका? ठीक ही है, पर ज्यादा बात नहीं करती हैं। उनकी शादी पहले हो गई थी तो मैं भी ज्यादा जानती नहीं उनके बारे में। यार मुझे चिंता हो रही है। किस बात की? अरे यार अभी तक तो हम लोग खूब मस्ती करते थे, मम्मी जी को भी कोई दिक्कत नहीं थी, पर नंदिनी दीदी मुझे थोड़ी खूंखार टाइप लग रही है। चल पगली, ये सब मत सोच और अपना काम कर। जया का डर सही था। नंदिनी को ज्यादा हंसी मजाक पसंद नहीं था और इसीलिए अब नंदिनी की वजह से सुधा और जया भी घर में शांत ही रहने लगे। फिर एक दिन खाने पर, अरे जया, दाल तुमने बनाई है ना? हाँ जी मम्मी, मैंने बनाई है। एक बार चख कर तो देख, कितना तेज नमक है। मस्ती अपनी जगह है, पर काम को लेकर थोड़ा गंभीर भी रहा करो बेटा। जी मम्मी जी। कमला गुस्से में खाने की मेज से उठकर चली गई। उसके बाद नंदिनी भी खाना छोड़कर चली गई और ये देखकर जया और सुधा घबरा गए। अरे यार सुधा, तू देख नहीं सकती थी क्या? मैंने कहा था कि दाल में नमक डाल दे, ये थोड़ी ही कहा था कि उसमें नमक भरी दे। फालतू में डांट पड़वा दी मम्मी जी से। तेरी कसम यार, मैंने ठीक ही डाला था, पर पता नहीं कैसे नमक इतना तेज हो गया। तू रहने दे यार, बस एक काम दिया था तुझे। इतना कहकर जया गुस्से में वहां से चली गई। बाद में सुधा ने उसे मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जया नहीं मानी। फिर कुछ दिनों के बाद, जया सुन ना, क्या कर रही है? कपड़े धो रही हूँ। बता यार, मेरी एक साड़ी धो देगी क्या प्लीज? हाँ हाँ ठीक है, ला दे दे। जया ने गुस्से में सुधा से उसकी साड़ी ले ली। उधर कपड़े धोकर जया छत पर गई और सारे कपड़े सूखने के लिए डाल दिए। थोड़ी देर बाद सुधा अपनी साड़ी लेने छत पर गई तो उसने देखा कि उसकी साड़ी पहले से भी ज्यादा गंदी थी और छत के कोने में जमीन पर पड़ी थी। ये देखते ही सुधा भड़क गई और तेजी से नीचे उतरी। जया, ओ जया, अगर तुझे साड़ी नहीं धोनी थी तो साफ बोल देती ना, उसे ऐसे फेंकने की क्या जरूरत थी? देख, मैंने तुझे कहा था कि मैंने जानबूझकर नमक तेज नहीं किया था, पर तू है कि अब उस छोटी सी बात का बदला लेने पर आ गई। जा, मुझे तुझ सबसे कोई बात नहीं करनी। ओए सुन, तू क्या बात नहीं करेगी मुझसे? मैं ही तुझसे बात नहीं करूंगी। अब से भाड़ में जा तू, समझी? जया के इतना कहते ही दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। तभी वहां उनकी सास कमला आ गई और फिर, अरे ये क्या कर रही हो तुम दोनों? आपस में मत लड़ो। देखिए ना मम्मी जी, इसने मेरी साड़ी फेंक दी। मम्मी जी कसम से मैंने नहीं फेंकी, बल्कि इसी ने दाल में नमक तेज कर दिया था उस दिन। मम्मी जी से कह दो कि ये यहाँ से चली जाए, वरना मैं कुछ कर बैठूंगी। तुम दोनों चुप हो जाओ। तुम दोनों कहीं नहीं जाओगी। यहाँ से जाना किसे चाहिए ये मैं जानती हूँ, और वो तुम दोनों नहीं बल्कि नंदिनी है।
कमला की बात सुनकर हर कोई हक्का बक्का रह गया और पास ही खड़ी नंदिनी के तो पैरों तले जमीन ही नहीं रही। और फिर क्या? पर मैंने क्या किया माँ? इस सब में मेरा क्या कसूर? मैं सब जानती हूँ नंदिनी, तू अपनी जेठानी से लड़कर यहाँ आई थी। मुझे लगा तू परेशान है, इसलिए मैंने तुझे वापस जाने को नहीं कहा, लेकिन तू तो मेरे ही घर को उजाड़ने लगी। मेरी दोनों बहुओं में लड़ाई कर दी। उस दिन दाल में जब तूने नमक डाला था तो मैंने सब देख लिया था। मैं तो बस जय को डांट कर तेरे इरादे भांप रही थी, और आज मैंने खुद देखा कि कैसे तूने छत पर जाकर सुधा की साड़ी तार से नीचे गिराकर उसे गंदा किया। अब बस बहुत हो गया। इससे पहले कि मैं कुछ गलत कह दूं, चली जा अपने घर। और तुम दोनों, तुम तो बचपन की सहेली हो ना, फिर एक दूसरे पर इतना भी भरोसा नहीं है। ऐसी कैसी दोस्ती है ये? चलो एक दूसरे से माफी मांगो। सच्चाई जानकर सुधा और जया एक दूसरे के गले लगकर रोने लगी। दूसरी तरफ अपनी पोल खुलने के बाद नंदिनी चुपचाप सूटकेस लेकर बाहर निकल गई। अजय विजय दो भाई थे। अजय की शादी राधिका के साथ हो चुकी थी। अजय एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक था। उसी कंपनी में उसका छोटा भाई विजय भी काम करता था। उनके घर में एक बूढ़ी औरत कौशल्या काम वाली थी। उसकी एक जवान बेटी ममता भी थी। दोनों सुबह सुबह नाश्ता बनाकर लाई और सर्व करने लगी। तभी राधिका का देवर बोला, तुम लोगों को इतनी हिम्मत कहाँ से मिलती है कि अपने हाथों से ही खाना सर्व करने लगती हो? भाभी, आप खाना सर्व करो। देवर जी, इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद आप इस तरह की बातें करते हो? मन तो करता है कि तुझे एक थप्पड़ मार दूं, पर हमारे माँ बाप ने ऐसा करने से मना किया था। भाई के डांटने पर उसने नाश्ता कर लिया। खैर, नाश्ता करने के बाद दोनों भाई अपनी अलग अलग कार लेकर ऑफिस निकल गए। तभी विजय के पास उसकी गर्लफ्रेंड नेहा का फोन आ गया। कहाँ हो डार्लिंग? तुम्हें याद है ना कि आज मेरा बर्थडे है? हाँ डार्लिंग, बस पहुंच रहा हूँ, भैया को टोपी पहना के। वहीं दूसरी तरफ उसके घर में कौशल्या पोछा लगाने लगी। माँ, ये क्या कर रही हो आप? मैंने आपको मना किया है ना कि आप सिर्फ खाना बनाओगी, बाकी का काम मैं कर लूंगी। तभी वहां पर राधिका आ गई। हाँ आंटी, ममता बिल्कुल सही कह रही है, इस उम्र में आप ज्यादा काम मत किया करो। इतना बोलकर राधिका अपने कमरे में चली गई। हमारी काम वाली ममता कितनी समझदार है और कितनी संस्कारी लड़की है। अगर ये मेरी देवरानी बन जाए तो देवर जी को सुधार सकती है। वहीं दूसरी तरफ विजय अपनी गर्लफ्रेंड नेहा के साथ शॉपिंग कर रहा था। उसने ढेर सारे कपड़े खरीद लिए। उसके बाद, थैंक यू सो मच डार्लिंग, इतनी ढेर सारी शॉपिंग मैंने आज तक नहीं की, पर अभी भी एक कमी है। अरे तुम एक बार बोल दो बस, मैं तुम्हें बुर्ज खलीफा तक दिला सकता हूँ। अरे नहीं नहीं विजय, मैं कभी तुमसे इतनी बड़ी चीज मांगूंगी ही नहीं। मेरा बचपन से सपना था कि मेरी एक पर्सनल कार हो। बस इतनी सी बात, चलो अभी दिलाता हूँ तुम्हें कार। ऐसे दिन गुजर रहे थे। एक रोज जब विजय घर पर नहीं था, तब अजय और राधिका किसी पार्टी में जाने के लिए तैयार हो गए। राधिका ने कौशल्या से कहा, आंटी हम लोग जरा एक पार्टी में जा रहे हैं, घर का ख्याल रखना क्योंकि विजय भी नहीं है और ममता भी कहीं गई हुई है शायद। ठीक है, आप लोग बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। अरे चलो राधिका, ये तो हमारी माँ जैसी हैं। क्या ये हम इनसे नहीं कहेंगे तो क्या ये इस घर का ख्याल नहीं रखेंगी? हाँ ये बात भी ठीक है। ठीक है आंटी, चलते हैं हम लोग। अजय और राधिका अपनी कार में बैठकर निकल गए। तभी रास्ते में तुम्हारी सहेली का घर पड़ता है, उन्हें भी तो पार्टी में चलना है, चलो उन्हें भी पिकअप कर लेते हैं। हाँ ये अच्छा याद दिलाया तुमने। दोनों जैसे ही अपनी सहेली के घर पहुंचे तो देखा वहां पर ममता उसकी सहेली के दोनों बच्चों को पढ़ा रही थी। ये देखकर अजय और राधिका दंग रह गए। तभी वहां पर राधिका की सहेली भी आ गई। अरे राधिका, तू और यहाँ? मैं बस निकलने ही वाली थी, तुझसे तो मैं बाद में बात करती हूँ। ममता, तुमने कभी मुझे बताया नहीं कि तुम बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती हो। हाँ मैडम, आपके घर में ज्यादा काम तो रहता नहीं, तो सोचा फ्री टाइम में बच्चों को ट्यूशन ही पढ़ा लिया करूँ। राधिका, मुझे पता है ये तेरी काम वाली है, पर ये बहुत टैलेंटेड है, ये बहुत पढ़ी लिखी भी है। इंटरनेट की दुनिया में तो कोई इसका हाथ ही नहीं पकड़ सकता। मुझे लगता है इसे अपनी पूरी जिंदगी काम वाली बनकर नहीं बितानी चाहिए। ममता को भी आगे बढ़ने का अधिकार है। हाँ बिल्कुल, हमने कभी ममता को नहीं रोका। ममता, तुम जो करना चाहती हो अपनी लाइफ में कर सकती हो। अगर किसी मदद की जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। थैंक यू भैया, आप जैसे मालिक किस्मत वालों को ही मिलते हैं। मुझे आप लोगों के साथ कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं एक काम वाली हूँ। खैर, वो लोग पार्टी में चले गए। फिर रात को उसने इस बारे में अपने पति से बात की। अजय, अब चाहे जो भी हो जाए, अब तो ममता ही मेरी देवरानी बनेगी। क्या बात है राधिका, तुम्हारी पसंद तो बहुत अच्छी है। ममता पढ़ने लिखने में भी अच्छी है, संस्कारी भी है, घर का सारा काम भी कर लेती है। एक वही लड़की है जो विजय को सुधार सकती है।
अगले दिन अजय और राधिका ने विजय से इस बारे में बात की। भैया भाभी आप लोगों को हो क्या गया है? भाभी एक काम वाली को आप अपनी देवरानी बनाना चाहती हो? अरे जमाना क्या कहेगा? और वैसे भी मेरी एक गर्लफ्रेंड है, मैं उससे शादी करूंगा। लेकिन तूने तो कभी अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में हमें नहीं बताया। अगर मैं बता देता तो आप लोग तुरंत उससे मेरी शादी करा देते, लेकिन अभी हम लोग बच्चे हैं, अभी हमें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली जिंदगी जीनी है, समझे? विजय, आजकल की लड़कियों का कोई भरोसा नहीं। अब मेरी देवरानी तो काम वाली ममता ही बनेगी। लेकिन अगले ही दिन विजय बिना किसी को बताए अपनी गर्लफ्रेंड नेहा से शादी करके आ गए। उसके भैया भाभी ये देखकर दंग रह गए। ममता और कौशल्या भी वहीं मौजूद थी। विजय, मैं तेरी हर गलती को माफ करता रहा, पर यह गलती माफी लायक नहीं है। तूने हमसे बिना बताए शादी कर ली। अगर मैं आज इससे शादी ना करता तो भाभी इस काम वाली को ही अपनी देवरानी बना लेती। आखिर कब तक मैं आप लोगों से डरता रहूंगा? हैं? मुझे भी अपनी जिंदगी जीने का अधिकार है। चलो नेहा, मैं तुम्हें अपना कमरा दिखाता हूँ। अब अजय अपने भाई को कुछ कह भी नहीं सकता था। नेहा उस घर की बहू बनकर रहने लगी। फिर एक रात अजय और राधिका, ये नेहा तो बड़ी बदतमीज है। जब देखो तब ममता के साथ बदतमीजी क्या करती है। मैं अभी भी कहती हूँ कि मेरी देवरानी ममता ही बनेगी। अब तो विजय ने उससे शादी भी कर ली, अभी भी तुम्हें उम्मीद है? उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है, क्योंकि नेहा के चाल चलन मुझे ठीक नहीं लगते। एक रात विजय और नेहा आपस में कुछ बात कर रहे थे। ममता ने बाहर से उनकी बातें सुन ली। कैसी छोटी सी बात कर दी तुमने नेहा? तुम्हें मेरे सारे सोशल मीडिया अकाउंट का, यहाँ तक कि मेरे मोबाइल का भी पासवर्ड पता है। वही पासवर्ड मेरे बैंक का भी है। अगली शाम जब विजय घर लौट रहा था तो उसने देखा किसी एयरपोर्ट के बाहर नेहा किसी लड़के से बात कर रही थी। ए जानू, तुमने इतने बड़े आदमी को बेवकूफ कैसे बनाया भाई? और उसके बैंक का पासवर्ड भी जान लिया? अरे इन बड़े घर के लड़कों के पास रत्ती भर भी दिमाग नहीं होता। विजय भागता हुआ उनके पास पहुंचा। नेहा, कौन है ये लड़का? किस तरह की बातें कर रही हो तुम इसके साथ? अरे यार, तू कहाँ से टपक गया? आखिर इसको दवा पानी दो, फिर जल्दी निकलते हैं यहाँ से। ए सुन बे बेवकूफ अमीर की औलाद, ये तेरी नहीं मेरी गर्लफ्रेंड है, समझा? मेरे कहने पर ही इसने तुझसे शादी की थी, समझा बे? उस लड़के ने विजय को मार मार कर भरता बना दिया। उसके सारे कपड़े फाड़ दिए। विजय उसी हालत में रोता हुआ घर पहुंचा। भैया भाभी, आप लोग बिल्कुल सही कहते थे। वो लड़की एक नंबर की फ्रॉड निकली। उसने धोखे से मेरे बैंक का पासवर्ड पता कर लिया और मेरे सारे पैसे लेकर किसी दूसरे लड़के के साथ भाग गई। भैया, तो अब तू यहाँ क्या लेने आया है? पहले जब हम तुझे समझा रहे थे तब तो तूने हमारी बात मानी नहीं। जब वो तेरे करोड़ों रुपए लेकर भाग गई तब तू यहाँ हमारे सामने रो रहा है। निकल जा यहाँ से। तभी वहां पर ममता लैपटॉप लेकर आ गई। परेशान मत होइए, आपके सारे पैसे सुरक्षित है। मुझे इंटरनेट का बहुत नॉलेज है। कल रात मैंने आप दोनों की बातें सुन ली थी, इसीलिए उसी वक्त मैंने आपका पासवर्ड चेंज कर दिया था। ये देखिए, आपके अकाउंट में सारे पैसे हैं। विजय ने जब लैपटॉप में देखा तो उसके अकाउंट में सारे पैसे अभी भी थे। विजय ने तुरंत ममता को गले लगा लिया। ममता तुम बहुत अच्छी हो। आज तुमने मुझे बचा लिया। भाभी, मैं अब ममता से ही शादी करूंगा। अजय, मैंने आपसे कहा था ना कि ममता ही बनेगी मेरी देवरानी। विजय और ममता खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे और विजय मन लगाकर काम भी करने लगा।